एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, उसके प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम जानते हैं कि ये जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। काफ़ी तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस के पैटर्न्स रिपीट होते हैं एंड थोड़ा बहुत आगे पीछे क्वेश्चंस का कंटेंट भी रिसाइकिल होता है इसमें। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थरोली जानें, समझ सकें कि क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है एंड आप अपने अगले एग्ज़ाम के लिए प्रिडिक्ट कर सकें कि कौन कौन से एरियाज़ जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं ईयर 2013 से। हम लोग कोशिश करेंगे कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को हम पूरी तरीके से डिस्कस करें। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार एंड हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं, क्योंकि हम जानते हैं कि पीसीएस के एग्ज़ाम्स जो हैं, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स फोकस्ड होता है। हाँ, इसमें थ्योरी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट इसमें करंट अफेयर्स का भी काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा कि जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। एंड क्योंकि करंट अफेयर्स जो हैं उस साल के पेपर के हिसाब से करंट अफेयर्स आते हैं, तो हम लोग उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। What is Gandhian economy based on? On competition, on trust, on state control and not any one of these. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है इसका है ऑन ट्रस्ट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वॉज अनाउंस्ड बाय विच प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो सही आंसर है, ये अनाउंस किए गए थे 1991 में बाय प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्विसेज टू फॉर्म पंचायत इन दीज 3 टियर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सौपनों में पंचायतें बनाने का परिकल्पना की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है पार्ट 9। तो जो पूरा पंचायती सिस्टम है ये आता है आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992 एंड इसमें नया पार्ट इंसर्ट किया जाता है पार्ट 9। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके कुछ आर्टिकल्स इंसर्ट किए जाते हैं, आर्टिकल 243 टू 243O। ठीक है, जो पूरे पंचायती राज सिस्टम से डील करते हैं। एंड इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताना जिसके हिसाब से पंचायती राज सिस्टम काम करे। तो इसमें 2 तरीके के आपके डायरेक्शंस हैं। सबसे पहला एक तो कंपलसरी एंड आपका ऑप्शनल। ठीक है, तो कुछ कंपलसरी डायरेक्शंस होते हैं, कुछ कंपलसरी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो सारे स्टेट्स को फॉलो करने ही करने हैं, एंड कुछ ऐसे नॉन कंपलसरी भी होते हैं कि अब स्टेट जो है अपने हिसाब से कर सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिमांडेड कॉलोनियल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? राजगोपालाचारी एंड सरदार पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू एंड गोविंद वल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू एंड जयकर, जवाहरलाल नेहरू एंड जगजीवन राम। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है बी, मोतीलाल नेहरू एंड जीबी पंत। तो देखिए 1928 में आपकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी एंड यहाँ पे एक कमेटी बैठी थी। ठीक है, इन कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या था कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए उसको निर्धारित करना। तो यहाँ पे जो हेड थे इस कमेटी के, ये पंडित
मोतीलाल नेहरू थे एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये इसके सेक्रेटरी थे। एंड यहाँ से आई थी आपकी नेहरू रिपोर्ट, नेहरू कमेटी रिपोर्ट, और इसमें इन कॉलोनियल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात हुई थी। एंड इसी रिपोर्ट में क्या बोला गया था कि इंडिया को कनाडा की तरह एक डोमिनियन स्टेटस चाहिए, इसके अलावा इंडिया को फंडामेंटल राइट्स चाहिए, इंडिया को बाईकैमरल लेजिस्लेचर चाहिए, फेडरल सेटअप चाहिए, एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे रिजेक्ट किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका डोमिनियन स्टेटस वाला क्वेश्चन। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ये है स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो देखिए दो तरीके के फाइनेंस कमीशन होते हैं, एक तो होता है आपका जो सेंट्रल वाला जो फाइनेंस कमीशन होता है एंड आपका जो स्टेट वाला जो फाइनेंस कमीशन होता है। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है ये आपका 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के आधार पे बनाए जाते हैं। ये जो है आपके आर्टिकल 341I में दिया होता है, जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है कि जो स्टेट फाइनेंस कमिश्नर होगा उसको गवर्नर जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल में गवर्नर अपॉइंट करेगा। ठीक है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत के बीच में जो रेवेन्यू शेयरिंग हो, जो टैक्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, किस आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए वो फिक्स किया जा सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द गांधीयन इकोनॉमी बेस्ड अपॉन? तो इसका सही आंसर है ऑन ट्रस्टीशिप। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। ठीक है, इनका ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि अगर इंडिया को भारत को गरीबी से और शोषण से मुक्ति चाहिए एंड अगर हमें सामाजिक न्याय चाहिए तो उसके लिए हमें ये वाला पैटर्न अपनाना पड़ेगा। तो इस पैटर्न के हिसाब से ये जो मॉडल है इकोनॉमी का, इसके हिसाब से जो लोग रिच हैं, जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है या ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनको ट्रस्टीशिप की तरह काम करना चाहिए। ट्रस्टीशिप की तरह कि उनको ये मानना चाहिए कि जितने भी उनके पास अभी रिसोर्सेज हैं ये गरीब लोगों की मदद से उन्हें मिले हैं एंड आगे चल के उनकी जो ड्यूटी ये है कि गरीबों की मदद करना है इस रिसोर्सेज से। एक टाइप से उनका रिसोर्स को सेफगार्ड करके रखना उनका काम है कि जो लोअर सेक्शन ऑफ द पीपल हैं या पुअर पीपल हैं उनकी मदद की जा सके उनके द्वारा जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा रिच हैं दे आर द ट्रस्टी ऑफ दैट वेल्थ फॉर द पुअर पीपल। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल शुड बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ऑप्शन बी है कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड केसेस आर हर्ड बाय एटलीस्ट 5 जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तीसरा है फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। चौथा है जाकिर हुसैन वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये जो चौथा स्टेटमेंट है ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन नहीं थे बल्कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जिन्होंने ओथ लिया था। ठीक है, एंड ये जो आपका जो सबसे पहला ऑप्शन ए है ये आपका आर्टिकल 368 में दिया है इन द पार्ट 20। ठीक है, पूरा प्रोसीजर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं वो 5 जज बेंच से पे सुने जाते हैं। और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये डायरेक्टली हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं दिया है लेकिन इससे इन्फर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड? रूरल वाटर सप्लाई, रूरल रोड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और रूरल इंडस्ट्रीज।
तो इसका सही आंसर है आपका रूरल इंडस्ट्रीज़। तो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं कि RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की, तो देखिए आप यहाँ से नाम से ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है। वाटर सप्लाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है एक, तो ये हो सकता है। रोड्स जो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ जो हैं इंडस्ट्रीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आती हैं। तो ये जो फंड है ये आपका 1995 में क्रिएट किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ये आपके नाबार्ड के अंडर में इस्टेब्लिश किया जाता है। एंड अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग एक्टिविटीज़ जो होती हैं 3 हिस्सों में बांटी जाती हैं, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़, ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ एंड रूरल कनेक्टिविटी। ये वाली जो इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी होगी वो RIDF के अंडर में होगी। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अगर ये कोई भी एक्टिविटी कैरी ऑन करनी होगी तो इससे रिलेटेड जो फंड्स होंगे वो इस फंड से निकाले जाएंगे, ठीक है। एक टाइप से लो कॉस्ट फंड प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट कॉरपोरेशन को इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड्स बिलो। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट टाइप का क्वेश्चन है। अगर 2024 में ये क्वेश्चन आता है तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंडर में आएगा। तो अलग अलग जगह और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। सबसे पहला चुर्क, फिरोज़ाबाद, अलीगढ़ एंड मेरठ, उसके बाद लॉक, स्पोर्टिंग गुड, सीमेंट एंड बैंगल, ठीक है। तो इनको एक एक करके अगर मैच करें तो सबसे पहले चुर्क जो है यहाँ पे बनता है सीमेंट, जो कि है आपके तीसरे नंबर पे। फिरोज़ाबाद है, यहाँ पे आपके बनते हैं बैंगल्स, तो ये हो गया आपका चौथे नंबर का। जो अलीगढ़ है यहाँ पे आपके ताले बनते हैं, तो ये हो गया पहले नंबर पे। और जो मेरठ है यहाँ पे स्पोर्टिंग गुड बनता है, तो इसका सही आंसर हो गया आपका सी। उसके बाद क्वेश्चन है आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसका पहला स्टेटमेंट, इट हैज़ ओनली ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इट हैज़ ओनली अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, इट हैज़ ओनली एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। चौथा है, इट हैज़ बेसिक अपीलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है आपका डी। तो सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ एक नहीं काफ़ी सारे ज्यूरिसडिक्शन होते हैं एंड उनमें ये सभी ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, इकलौता कोई एक नहीं। जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इसके 3 ज्यूरिसडिक्शन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 तरीके के। सबसे पहले होता है ओरिजिनल, उसके बाद दूसरा होता है अपीलेट, 4 होते हैं। उसके बाद होता है एडवाइजरी, उसके बाद होता है रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स जो होते हैं उनके बीच में अगर कोई विवाद होता है, या अगर कोई सेंटर स्टेट होता है या उनके बीच में कोई विवाद होता है, तो उन डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट देखता है। उसके बाद एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, कोई भी सिविल या क्रिमिनल मैटर या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर या स्पेशल लीव की जो अपील होती है वो जाती है सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, अगर आर्टिकल 143 के तहत अगर प्रेसिडेंट को किसी भी ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट की सलाह चाहिए तो वो एडवाइस मांग सकता है। और रिट ज्यूरिसडिक्शन हो गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए अलग अलग रिट दायर कर सकता है, कि जैसे हेबियस कॉर्पस हो गई, मैंडेमस हो गई, को वारंटो सेशोररी और प्रोहिबिशन। तो ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट वाला क्वेश्चन। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ रिकॉर्ड ऑफ फॉर्मिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कोalition गवर्नमेंट्स बिटवीन 1967 एंड 1971। तो इसका सही आंसर है आपका बिहार। उसके बाद है, द एम ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है, ये आपका स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फुलफिलमेंट ऑफ द रूरल नीड्स सच एज प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, रूरल रोड्स। उसके बाद है पॉवर्टी एलिविएशन थ्रू माइक्रो एंटरप्राइजेस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरिया, स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायत पॉलिटी इन रूरल एरियाज। तो इसका जो सही आंसर है ए है, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें, ठीक है।
तो ये जो आपका ये जो स्कीम है, ये स्कीम जो है आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनिशिएट करती है, ठीक है। एंड यहाँ पे टारगेट क्या होता है, वो गांव जहाँ पे काफ़ी सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, या फिर वो गांव जहाँ पे बहुत शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है, या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका इकोनॉमी का, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। सबसे पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट और पर कैपिटा प्रोडक्ट। तो इसका जो सही आंसर है आपका ए, जीडीपी। तो जीडीपी क्या है, किसी भी मार्केट में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनकी क्या वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है, वो बताता है जीडीपी। जीडीपी जो है दो टाइप का होता है, एक तो होता है नॉमिनल एंड होता है आपका एक रियल जीडीपी, ठीक है। ये इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, इन्फ्लेशन को हटा के जो जीडीपी आता है वो होता है नॉमिनल या रियल जीडीपी। उसके बाद होता है क्वेश्चन है, द विच कंट्री विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन इन साउथ एशिया, ठीक है। ये भी आपका कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है आपका डी है इसका आंसर। श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है साउथ एशिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा एज्ड पॉपुलेशन वाले लोग रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ग्रुप इन द पॉपुलेशन पिरामिड इज नोन एज डिपेंडेंट पॉपुलेशन। 15 to 60, एज ग्रुप अबव 60, एज ग्रुप अबव 50, 0 to 14 ईयर्स वाले एज ग्रुप। तो इसका जो सही आंसर है ये है आंसर बी। तो देखिए डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहाँ से पता चलती है, यहाँ पता चलती है आपकी पॉपुलेशन पिरामिड से, ठीक है। यहाँ से पता चलता है किस कंट्री में किस जेंडर के कितने एज ग्रुप के लोग मौजूद हैं, एंड इसको कहते हैं, और क्या कहते हैं, एज सेक्स पिरामिड। आपने देखा होगा एनसीईआरटीज़ में एक ऐसा ग्राफ बना होता है, ठीक है। ये एक साइड पे मेल होते हैं, एक साइड पे फीमेल होते हैं, एंड ये अलग अलग एज ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये बताता है पॉपुलेशन का क्या ग्रोथ है। तो ये जो एज पिरामिड है, देखिए दो तीन तरीके के होते हैं। एक तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। एक एज पिरामिड होता है जो कि बहुत एक्सपेंडिंग होता है, और एक एज पिरामिड होता है जो कि उल्टा होता है, ठीक है। तो ये जो एक कांस्टेंट वाला जो एज पिरामिड है, ये बताता है कि उस कंट्री में कांस्टेंट नंबर ऑफ पीपल हैं लगभग हर एज ग्रुप में, ठीक है। ये जो वाला जो पिरामिड होता है, ये बताता है कि उस कंट्री में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, स्पेशली जो नए बच्चे उस पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। एंड ये वाला जो एज पिरामिड है, ये बताता है कि उस पॉपुलेशन में जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो ऊंची जो ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, और जो कम उम्र वाले लोग हैं उनकी संख्या कम है। तो मतलब यहाँ पे डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन देखिए नाम से पता लग रहा है डिपेंडेंट, जो कि किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो। तो देखिए कोई दूसरे पे डिपेंडेंट तभी होगा जब वो काम करने लायक सक्षम नहीं होगा, और वो तभी होता है आपका आफ्टर द एज ऑफ 60, क्योंकि 60 आपकी जनरली एक रिटायरमेंट एज होती है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट अर्बन डेंसिटी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका सेंसस 2011 के डेटा पे आधारित है। कौन सा स्टेट के बारे में पूछा है इंडिया में जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अर्बन डेंसिटी हो। तो ये अलग अलग तरीके के जो पैरामीटर्स होते हैं, डेंसिटी हो गया, अर्बन डेंसिटी हो गया, रूरल डेंसिटी हो गया, किस में सबसे ज़्यादा, किस में ज़्यादा कम, किस में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कम, मेल लिटरेसी फीमेल लिटरेसी ज़्यादा कम, या सेक्स रेशियो कम ज़्यादा, चाइल्ड सेक्स रेशियो कम। तो ये सारी चीज़ें आपको सेंसस से उठा के देखनी होंगी। एंड स्टेट्स तो सही, एंड यूटीज़ भी आपको उठा के देखना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर है आपका है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे वेस्ट बंगाल की अर्बन डेंसिटी क्या है, 1028% पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज़ द प्रमोटर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, IDBI एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जितने भी ये कॉरपोरेशन है, इन सब के स्टॉक जो हैं आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में
लिस्ट होते हैं। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है आपका 1992 में इस्टेब्लिश होता है एंड लोग यहाँ पे अलग अलग सेकेंड कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एंड इसका जो इंडेक्स का नाम होता है, इसका नाम होता है निफ्टी 50। इसमें जो 50 मेजर कंपनीज होती हैं इंडिया की, वो इसमें लिस्ट होती हैं। ठीक है। स्वाधर स्कीम इज़ फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर मेन, फॉर वुमेन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, फॉर शेयर्ड हाउसिंग फॉर सीनियर सिटीजन। ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्वाधर स्कीम है। ठीक है। ये स्कीम जो है आपकी 2002 में लॉन्च की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका काम क्या होता है कि महिलाओं को शेल्टर प्रोवाइड करना, महिलाओं को फूड प्रोवाइड करना, महिलाओं को क्लोथिंग प्रोवाइड करना। तो इस तरीके से ये स्कीम काम करती है। एंड स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड वुमेन हैं उनको, मार्जिनलाइज्ड वुमेन हो गई जैसे विडोज़ हो गई, ठीक है, वुमेन प्रिजनर्स हो गई जो कि जेल से रिलीज़ होती हैं बिना फैमिली सपोर्ट के, या फिर जो वुमेन सर्वाइवर होती हैं आपकी नेचुरल डिज़ास्टर की, या फिर किसी टेररिस्ट अटैक की विक्टिम होती हैं, या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट की विक्टिम होती हैं। उसके बाद द ईयर इन विच फेमा एक्सचेंज वॉज फाइनली इम्प्लीमेंटेड, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वॉज फाइनली इम्प्लीमेंटेड 1991, 1997, 2002 और 2007। तो इसका जो सही आंसर है ये है 2002। ठीक है। ये जो है आपका 1999 में पास हुआ था एंड 2002 में ये आपका इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इससे पहले जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो होता था, इसको रिप्लेस कर दिया गया एंड इसकी जगह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया। ये इसलिए लाया गया ताकि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज जो है वो और अच्छे से हो पाए, और जो इस एक्ट में लूपहोल थे उनको ख़त्म किया जा सके। एंड इसकी मदद से इंडिया एक्सटर्नल ट्रेड एंड इंडिया जो है इन्वेस्टमेंट और अच्छे से कर सके। ठीक है। बाकी कंट्रीज़ जो इंडिया में पैसा लाना चाह रही हैं, जो इंडिया अपना पैसा बाकी कंट्रीज़ में लगाना चाह रहे हैं, वो और अच्छे से हो पाए।